नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कहते हैं कि हर पल पर तेरा ही नाम होगा, कि हर पल पर तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, कि मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना वक्त एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। तो आज के क्लास में सीखेंगे वास्तविक नंबर यानी कि रियल नंबर। इससे आधारित ऑब्जेक्टिव जो भी है, सारा ऑब्जेक्टिव का जो कि क्लियर करेंगे। और जितना भी चैप्टर आपका मैथ में है, उन सभी चैप्टर में जो है कि ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 प्लस रहेगा। ऐसा इतना सा तक करवा देंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। क्लियर है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या आता है, भूमिका जानना चाहिए। भूमिका अनिवार्य हो जाता है। तो हमने एक पॉइंट बनाया कि भूमिका, तो इसका जो वास्तविक संख्या का जो भूमिका है, जो निचोड़ है, जिस पर आधारित प्रश्न सब जो हल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो इनमें से कौन सा सही होगा ये बता दो, ये पूछ दिया गया। तो ध्यान में रखना, सबसे पहला कि आपको फॉलो करना है। देखिए जब भाग देते हैं इस प्रकार से ना, a होता है बीच में है ना, ये b से भाग देते हैं a में, ये साइड q रहता है, नीचे में आपका r शेष बचता है। क्लियर। तो यदि इस पे आधारित हम एक एग्जांपल लेके बताएं आपको कि यदि हम बोले यहाँ पे 3 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये शेषफल बच जाएगा 1। क्या बच जाएगा 1, ठीक है। और यदि इसी को ऐसे बोले 3 है, ये 6 है, तो 3 दूना 6 हो गया, ये शेषफल बच गया 0। अब समझिए हम इसको क्यों लिखें। ये आपका देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान में रखना। तो ऑप्शन कहता है कि ये जो चिन्ह है ना, ये मेरे भाई जो चिन्ह ऐसे वाला जो चिन्ह रहता है, तो आपको एक बात पहले इसका इस चिन्ह का पहले खात्मा कर लेते हैं ताकि बार बार आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये मुंडी देखिए, ये समझिए एक मगरमच्छ का मुंडी है, ठीक है। तो ये साइड में 8 मछली है, ये साइड में 8 मछली है, साइड में 4 मछली है। अगर अब मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ अपना हाफ आ रहा है, तो मेरे भाई जिधर ज़्यादा मछली रहेगा वो उधर का खाना पसंद करेगा। तो 8 मछली साइड में है, इसलिए ये 8 को खाना पड़ेगा, 4 को नहीं खाएगा। यानी 4 को पहले नहीं, पहले 8 को खाएगा। जो बड़ा रहेगा उसको खाना पसंद करेगा। तो यहाँ पे 8 बड़ा है, तो 8 के इधर मुंडी घुमा लेगा मगरमच्छ। तो आपको भी ध्यान में रखना है, तो जिधर ये मुंडी घुमा हुआ है वो साइड बड़ा होता है। क्लियर, वो साइड कहता है बड़ा होता है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास ए में देखिए, तो कहता है कि 0 से बड़ा होगा आर से बड़ा होगा बी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 0 से बड़ा आपका जो कि आर ए होगा। क्यों मेरे भाई, यहाँ देखिए ये आपका ये साइड में आपका बी है, हमने बोला अभी ये साइड में बी है, ठीक है। और बीच वाला ए रहता है, ये वाला आपका क्या रहता है, क्यू रहता है, ठीक है। और जो शेष बच गया ये आर है ना। तो कहता है कि 0 से बड़ा आर होगा। आर बोला 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल यहाँ पे आर तो 0 से बड़ा है, लेकिन इसमें फॉलो कीजिए आर क्या है, 0 है, इसलिए एक आपका गलत हो गया। ये जो बोला हमसे 0 से बड़ा आर का वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ 0 से बड़ा आर का वैल्यू है ये ना है, तो आगे काहे चेक करना है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। फिर कहता है 1 से बड़ा है आर, कहता है 1 से बड़ा है जो कि आर है। तो नहीं याद देखिए आर का वैल्यू 1 भी आ गया है, 0 भी आ गया, बोला 1 से बड़े आर होगा। ये गलत है, ऐसा कोई ठीक नहीं है कि 1 से बड़ा हमेशा आर होगा, 1 भी होगा 0 भी होगा, तो ये भी राइट नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन सी की बात करें, कहता है 0 से बड़ा आर है भाई, 0 से बड़ा आर तो है, लेकिन हमेशा नहीं है कि 0 से बड़े होगा। 0 भी तो आर का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू 0 भी तो आएगा। कोई सवाल ऐसा है जैसे ये वाला सवाल दे तो 0 भी है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब बच गया डी, तो डी करेक्ट होगा। बोले कैसे, तो दे कहता है 0 से बड़ा आर या फिर 0 के बराबर आर, बिल्कुल ये सही बोला। और आर से बड़ा बी, ये देखिए कहता है कि 0 से बड़ा आर, तो बिल्कुल यहाँ देखो, ये देखो 0 से बड़ा आर का वैल्यू यहाँ पे, या कहता है 0 के बराबर आर, देखिए आर भी 0 भी आ सकता है, तो हो गया 0 से बड़ा भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही आएगा, 2 3 5 6 कुछ भी शेष आ सकता है। आर से बड़ा कहता है बी,
तो हमेशा जो है कि ये b जो रहेगा r से बड़ा। देखिए यहाँ r b 3 है, r आपका 1 है तो बड़ा है। यहाँ भी देखिए r आपका 0 है तो यहाँ ये b आपका 3 है तो बड़ा है। तो आपका कंडीशन D करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत कोई नोछो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय, कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। देखिए जहाँ पे परिमेय संख्या रह जाए या ध्यान में रखना, परिमेय है ना, परिमेय और अपरिमेय, क्या चीज अपरिमेय, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता अपरिमेय। तो इन सभी के झुंड, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो झुंड है ना, उसे क्या कहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ ध्यान से समझना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब जब रहेगा वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। ध्यान में रखना, क्योंकि वास्तविक संख्या किससे कहते हैं हमने आपको बतलाया। वास्तविक संख्या में परिमेय भी रहेगा अपरिमेय, जैसे यह परिमेय हो गया 2 आपका परिमेय हो गया, 3 परिमेय हो गया, 5 का हो गया परिमेय हो गया। तो ये सब रहेगा वास्तविक संख्या में, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहता है कि क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। पूर्णांक संख्या है, अब पूर्णांक संख्या तो आपका माइनस प्लस दोनों होता है, जैसे -4 -3 -2 -1 -1, फिर बाकी बाद 0 प्लस से दिखा दीजिए ना, 0 प्लस माइनस से में होता है 0 1 2 3 4 डॉट जाते रहेगा। तो पूर्णांक संख्या जब भी रहता है तो प्लस माइनस दोनों रहता है। कहते संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। ऐसा वाला यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े होंगे ना, या फिर निर्देशांक ज्यामिति में ऐसा फिगर बनाते हैं, तो यहाँ पर आता है 0, ये रहता है आपका x, ये रहता है आपका ये x डैश रहता है, ये y रहता है, नीचे वाला y डैश। तो ये साइड जाता है तो -1 होता है, -2 होता है, ये साइड जाता है तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। उसी प्रकार से ऊपर में जाता है तो 1 होता है, 2 होता है, यहाँ नीचे आ जाता है तो -1 तो मेरे भाई ये 0 से स्टार्ट -1 -2 0 स्टार्ट 1 2 3, यानी कि पूर्णांक संख्या का डायग्राम बन जाता है। रेखा पर दिखा सकते हैं, इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें का राइट आंसर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है, तो पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह मतलब है झुंड में शून्य समेत, कहता शून्य, प्राकृतिक संख्या में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाता है। कहता ऋण मतलब माइनस वाला शामिल किया जाता है। प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या आपका 0 तो नहीं है, पूर्ण है, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे बोला शून्य को शामिल कर दे, शून्य शामिल कर दे, शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए। कहता शून्य भी कर दो और ऋण संख्या भी शामिल कर दो, तब क्या होगा। तो ऋण देंगे तो ये साइड ऐसे बोलेगा -4 -3 -2 -1, ये -4 है, एक सपोर्ट लिए -4 सब -5 ऐसे ऐसे आ सकते हैं। जब देखो माइनस प्लस दोनों आ गया तो इसको तो पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसमें दिमाग लगाना नहीं, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। कहता संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण, पूर्ण संख्या का निरूपण होगा या नहीं होगा, ये देना। पूर्ण संख्या को दिखाएंगे संख्या रेखा पर, तो ये साइड मेरे भाई यहाँ पर होता है 0, तो ये होता है, ये होगा आपका 1 1 2 3, यानी कि ये आपका 0 1 2 3 ये सब पूर्ण संख्या था। हम पूर्ण संख्या को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा राइट आंसर 5 का क्या होगा, ए नंबर होगा। क्लियर है, तो संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण भी होता है, उसे भी दिखाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझ जाए। कहता सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहता है। कहता सब प्राकृतिक संख्या और शून्य भी है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। अब बताइए इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जब 0 से स्टार्ट होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है तो वो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये बात ध्यान में रखना है। तो जहाँ 0 से स्टार्ट है पूर्ण संख्या और प्लस माइनस मिला पूर्णांक संख्या, याद रख लेना, छोटा छोटा
टॉपिक है, सबको माइंड में रख लेना, ठीक है। चलिए ये था तब का बेसिक भूमिका था, 6 प्रश्न है ना। अब देखिए यहाँ पे है यूक्लिड भाजन प्रमेय। अब जो एक पॉइंट है आपका, एक जो ये पॉइंट हमने बनाया है ना, ये आपका यूक्लिड भाजन प्रमेय का है, ठीक है। अब इस पे आधारित प्रश्न पूछेगा, ध्यान में रखना। अब इस पे आधारित प्रश्न पूछेगा तो आपको जवाब देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है कि अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य हो, कहता है b जो है ना a से विभाज्य हो, यानी a से भाग लगे, तो b को a का क्या कहा जाएगा, तो b को a का, तो यहाँ पे देखिए हम बीच वाला को भाज्य बोलते हैं, थोड़ा सा हिंदी में दिखाते हैं, भाज्य, ये साइड को बोलते हैं भाजक, ये साइड को बोलते हैं भाजक, ये साइड को बोलते हैं भागफल, है ना, ये साइड को बोलते हैं नीचे में जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। क्लियर है। तो कहता है ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य, यानी कहता है ए से ये भाग लग जाए b, तो b को a का क्या कहा जाएगा, a का क्या कहा जाएगा, b को क्या कहेंगे, तो b को हम भाज्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो इसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है कि क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। कहता है शून्य जो है कि किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। तो विभाजित का मतलब भाग देना। कहता है शून्य से किसी संख्या पूर्णांक संख्या कोई ले लेते धनात्मक 4 है तो ये भाग लगेगा। तो देखिए 0 बार में खिलाएंगे तो हो जाएगा 0, क्योंकि है ना 0 बार में खिलाएंगे 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 से कम ही ना 0, फिर आपका आ जाएगा 4, फिर 0, फिर यहाँ 0 4, यानी विभाजित ही नहीं कर सकते, पूरा भाग नहीं लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0 किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए प्रश्न 9 नंबर क्या कहता है। कहता है यूक्लिड भाजन एल्गोरिथ्म का अनुप्रयोग होता है, यानी यूक्लिड भाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किसमें करते हैं। ऑप्शन ए 2 धनात्मक पूर्णांकों के लसन निकालने में, ऑप्शन बी 2 धनात्मक पूर्णांकों के मासन निकालने में, ऑप्शन सी 2 धनात्मक पूर्णांकों के मासन निकालने में, 3 धनात्मक पूर्णांकों के लसन निकालने में। यदि मेरे भाई आप ईमानदारी पूर्वक से पहला चैप्टर खत्म कर दिए तो आपको पता होना चाहिए यूक्लिड भाजन एल्गोरिथ्म से हम क्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो लसा तो ज्ञात करते नहीं, मासा ज्ञात करते, तो ऑप्शन ए और डी तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों में लसा बोला, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी और 3 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का मासन निकालने में, 3 धनात्मक पूर्णांकों के मासन निकालने में। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर होगा राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। बोलेगा सर हमने नहीं समझा, किसी और प्रकार से समझाइए। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल को क्लियर कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको जो है समझ में आ जाएगा, इनमें से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने यदि बोला कि 4, ये 4 दे दिया और आपको दे दिया, ये दे दिया 12, ठीक है, ये 12 दे दिया और ये दे दिया 22 दे दिया, सपोर्ट दे समझिए, ठीक है। और हमने बोला इन सभी का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 4 से थोड़ा सा बड़ा 12 है तो 12 में डिवाइड देंगे तो 3 बार में ये जो है कि 12 में 12 चल जाएगा, बचेगा 0। तो जो 0 देता है वो एचसीएफ होता है, लेकिन इसको 4 हम एचसीएफ कह नहीं सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो ये जो 4 बचा, 4 से जो थोड़ा ये 12 का तो कम तमाम कर लिए, ये भाई ये क्या आ गया, ये थोड़ा सा हट जाओ, चलिए नहीं हटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये 12 है, ये 22 है, ठीक है। तो 4 से खिलाइएगा 5 बार में हो जाएगा 20, बचेगा 2, फिर ये 4 से 4 इस साइड में आ जाएगा, फिर खिलाइएगा 4, तो यानी कि ये आ गया 0, 0 दिया 2। अब मेरे भाई 2 आंसर बोलेंगे, एचसीएफ 2 बोलेंगे, ध्यान में रखना। तो लास्ट पोजीशन में तो ये 2 एगो आ गया। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों के मोशन निकालने में यूज करते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम पोजीशन में आपका वही 2 को बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। ऑप्शन ए कहता है 2q रूप का होता है, जहाँ धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ कहता है q धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे q होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये भाई p लिखा गया, जहाँ पे q धनात्मक पूर्णांक है। कहता है 3q रूप का होता है, जहाँ q धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। फिर कहता है 3q - 1 रूप का होता है, जहाँ q धनात्मक पूर्णांक है। q + 1 रूप का होता है, जहाँ q धनात्मक पूर्णांक है। ये वाला प्रश्न बनाना है, ध्यान में रखना। तो हमसे पूछा क्या चीज़, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक q का मान धनात्मक दे है भाई, ये तू कहे आ जाता है रे।
ये विषम पूर्णांक पूछा है, ध्यान से समझिए। हम बोले 2 तो 2 क्यू का स्थान पे हम धनात्मक, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है मेरे, क्यू का स्थान पे कुछ भी विषम पूर्णांक रख सकते हैं धनात्मक प्लस वाला। हम बोले क्यू का स्थान पे 1 रख देते 2 आ गया, हमसे बोला विषम पूर्णांक आएगा नहीं, ये तो सम आ गया ना, तो ये गड़बड़ आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका तो करेक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें कहता है 3 क्यू रूप का, चलिए 3 ऑप्शन है, धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 1, तो ये तो हो गया विषम भाई। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 गुना ऑप्शन नंबर क्यू का स्थान पे 2, 3 दूना 6 है भाई, ये तो सम आ गया। इसका मतलब ये भी खल्लास, इसका मतलब ना ए ही होगा ना बी ही होगा। सी की बात करें तो 3 क्यू का स्थान पे ये नहीं दिया गया 3, ये दिया थोड़ा सा लिख लेता 3 क्यू माइनस 1 दिया गया 3, तो 3 क्यू का स्थान पे 1 ले लेंगे माइनस 1 ले लेंगे, तो 3 का 3 में गया 2, ये 2 आपका सम है, आपको विषम लाना है, आपका सी भी खल्लास हो जाएगा, तो राइट होगा डी। बोलिएगा कैसे सर, डी को भी थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए। तो 2 तो 2 क्यू है ना प्लस 1, बोलिए 2 तो 2, क्यू का स्थान पे 1 रख लीजिए प्लस 1, तो हो जाए 2 गुना 2 1 3 हो जाएगा, विषम पूर्णांक है। अच्छा 2 तो 2 क्यू का स्थान पे रख लेते हैं 2, इस बार 2 रख लेते हैं प्लस 1, तो 2 ना 4 1 5 हो जाएगा, ये भी आपका क्या है विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार से आप जितना भी रखिएगा वो आपका विषम पूर्णांक देगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है भाई, यानी जितना भी धनात्मक समपूर्णांक है वो किस रूप का होता है, क्यू रूप का होता है। कहता क्यू जहाँ धनात्मक पूर्णांक है, कहता है कि समपूर्णांक क्यू रूप का होगा। अगर मान लेते क्यू का वैल्यू 1 मान लेती है तो 1 तो आपका सम नहीं है, विषम है, इसलिए आपका ए नंबर ऐसे छटा गया। ये नंबर देखिए, इस सबको छांटना है, ये सबको क्या करना है, छांटने के लिए सीखना है। भीम कहता है 3 क्यू रूप का आता है, 3 तो 3 क्यू का स्थान पे यदि 1 रख लेते हैं हो जाएगा 3, तो 3 आपका तो विषम पूर्णांक है, ये भी गया। यानी हमको सम वाला चेक करना है, हमें क्या करना है सम वाला चेक करना है। तो ए भी गया, बी भी गया, सी भी गए। 2 तो 2 क्यू का स्थान पे 1 रख देंगे 2 आ गया, ये सम आएगा। फिर से करें 2 तो 2 क्यू का स्थान पे 2 रख दिया 4 आ गया। फिर बोले 2 तो 2 क्यू का स्थान 3 रख दिया 6 आ गया, यानी कि ये सम दे रहा था। ऑप्शन नंबर सी, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आंसर नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहते हैं यूक्लिड वजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, इसमें नहीं किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है यूक्लिड भाजन रूप। यूक्लिड भाजन से हम अच्छे भी याद करते हैं। कहता है शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए, यानी कि ये कहता है शून्य को छोड़कर सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और बी में कहता है शून्य सहित सभी धनात्मक सभी पूर्णांकों के लिए। सी में कहता है केवल धन पूर्णांकों के लिए। डी में कहता है सभी उत्तर सही है। लेकिन मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि शून्य सहित सभी पूर्णांक, शून्य को शून्य से हम ऐसे ज्ञात करते ही नहीं है, शून्य को छोड़ करके ऐसे ज्ञात करते हैं। शून्य जो भी आता है ना हल करके तो उसको छोड़ देते हैं। बी में कहता है केवल धन पूर्णांक के लिए है भाई, केवल धन पूर्णांक के लिए बोला बी नंबर कि अच्छे ज्ञात करते केवल धन पूर्णांक, ये भी आपका कोई एंगल से सही नहीं है। धन पूर्णांक कहता है केवल धन पूर्णांक के लिए, ये नहीं मेरे भाई, धन पूर्णांक में आपका 0 भी आ जाता है, ठीक है, ये 0 भी आ जाता है ना, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, सी भी गलत है। कहता सभी उत्तर ठीक है, सभी उत्तर कहाँ से ठीक हुआ मेरे भाई, ए भी गलती हो गया, तो आपका जो है कि ये सही है। शून्य को छोड़ दो, बाकी बात 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, डो जाते रहेगा, इन सभी का अच्छे ज्ञात कर लेंगे, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। तो मेरे भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या ज्ञात करते हैं, आपको पता होना, HCF निकालते हैं, वो भी HCF किसका निकालते हैं, ऑप्शन बताइए इसका पहले आप लोग कि केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, बी में दिया है केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, धनात्मक वाला प्लस वाला, ठीक है। सी में दिया गया धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांकों के लिए, ठीक है, और डी में दिया गया किसी भी पूर्णांकों के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइए फटाफट, आप लोग खुद बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर बताता हूँ, ए होगा, यानी कि केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। यानी मेरे भाई अच्छे जब भी ज्ञात करने की पारी होता है तो धनात्मक नहीं प्लस वाला संख्या होता है, जैसे मान लेते हैं 6 हो जाए 8 हो जाए 12 हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन वो प्लस वाला रहेगा, ठीक है। तो धनात्मक मतलब प्लस वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए जगह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक डी है तो डी द्वारा विभाजित होगा। जी मेरे भाई सबसे पहले तो ये बोला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि बोला HCF जो है ना सबसे बड़ा पूर्णांक डी है। हाँ मेरे भाई HCF जो भी होता है सबसे बड़ा पूर्णांक होता है, ध्यान में रखना, छोटा पूर्णांक नहीं होता, वो एलसीएम में चल जाता है। क्लियर है,
तो कैसे सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वो जानना है तो ध्यान रखना। ए और बी कोई संख्या है, ठीक है, दो गो संख्या है। तो जैसे एज्यूम कर लीजिए ए के स्थान पे कोई संख्या 20 है, क्लियर है, समझ लीजिए, मान लेते हैं ए के स्थान पे 20 होगा और बी के स्थान पे मान लेते हैं 30 होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों के का जो एचसीएफ निकलेगा, ठीक है, एचसीएफ जो निकलेगा वो डी कहलाएगा। तो 20 और 30 का एचसीएफ निकलेगा 10, ठीक है। यानी एचसीएफ क्या कहता है कि वो वैसे संख्या जो सबसे बड़ा पूर्णांक जो कि दी गई संख्या को काट दे वही एचसीएफ कहलाता है। जैसे काटने का मतलब दो से भी आपका 10-20 भाग लगेगा, 30 2 से भी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 2 से 20 में भाग दीजिएगा लग जाएगा, 2 से 30 में भाग दीजिए लग जाएगा, 2 के अलावा 5 से भी दीजिएगा, 5 से भी दीजिएगा आपको 20 में लग जाएगा और 5 से 30 में भी दीजिएगा भाग लग जाएगा। लेकिन आपका ना 2 होगा एचसीएफ ना 5 होगा एचसीएफ, होगा 10, इसलिए यही सबसे बड़ा पूर्णांक डी। तो ये आपका डी है। थोड़ा सा देखिए इसको हम अच्छा से समझाता हूँ मेरे भाई। तो सबसे बड़ा पूर्णांक आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, यानी कि एचसीएफ वही होता है जो सबसे बड़ा मान से वैल्यू काटता है। तो ये आपका डी है, आपका 10, क्लियर है। जैसे कि अब आप लोग को पता होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालती है, आप लोग भली बातें जानते होंगे। यदि आप 20 और 30 का एचसीएफ निकालेगा, कोई भी विधि लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 को इस प्रकार से यदि तोड़ते हैं मेरे भाई, ये देखिए 20 को हम यदि इस प्रकार से, ए भाई कहाँ चल रहा है, ये देखिए थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रहा है मेरे भाई। 20 है ना, 20 को हम बोल सकते हैं 2 गुना 5 बोल सकते हैं, ये 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5 बोल सकते हैं, ठीक है। और 30 को हम बोल सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, किसी को दिक्कत, ये 3 दुना 6, 6 पंजे 30, 2 दुना 4, 4 पंजे 20, क्लियर है। अब एचसीएफ क्या कहता है, जो दोनों घर में वही एचसीएफ होता है। तो 2 2 दोनों घर में है ना, तो एक एचसीएफ ये 2 हो गया, 5 5 दोनों घर में, एक एचसीएफ ये 5 हो गया। तो एचसीएफ 5 गुना 2 10, तो यही आपका डी है, क्लियर है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक आपका 10 है। 10 के अलावा सबसे बड़ा हाईएस्ट कोई मान इसको 20 और 30 को नहीं काट पाएगा। काट पाएगा क्या बताइए, काट पाएगा तो यदि तो बताइए। 20 और 30 सबसे बड़ा से 20 और 30 कोई ऐसा संख्या है सबसे बड़ा जो कि आपका दोनों कट जाए, तो 10 है। 10 के अलावा आपका 11 20, ये 20 11 20 11 से 20 में भाग दीजिए नहीं लगेगा, 11 से 30 में भाग दीजिए नहीं लगेगा। 15 बड़ा है लेकिन 15 से 30 में भाग लगेगा लेकिन 20 में नहीं लगेगा, इसलिए सबसे बड़ा पूर्णांक ये। तो अब समझिए अब आंसर क्या होगा, इस पर चर्चा करते थोड़ा सा। तो कॉन्सेप्ट हमने आपका क्लियर किया, ये जो सबसे बड़ा पूर्णांक कर रहा था तो ये क्लियर किया। अच्छा क्या, अब मेरे भाई ये देखिए कहता है तो डी द्वारा विभाज्य होगा, तो डी देखिए मेरे भाई ये 10 है, फिर 10 से आपका 20 में भाग लगेगा, बोले बिल्कुल लगेगा सर जी, 2 बार में लग जाएगा। अच्छा ये 10 है, बोलेगा ये 10 से क्या ये 30 में भाग लगेगा, बोले बिल्कुल ये भी लग जाएगा, 3 बार में 30 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये आपका 20 क्या है, ए है, ये आपका 30 क्या बी है। यानी कि जो एचसीएफ है मेरा, यानी कि जो आपका एचसीएफ है वो जो है मेरे भाई, ये देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ आ गया, चलिए। तो जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ आपका डी निकला ना, क्या निकला, एचसीएफ डी निकला। तो डी क्या करेगा, ए को भी भाज लग जाएगा, बी भी भाज दीजिएगा लग जाएगा। ए बी के सामने जो भी संख्या है एचसीएफ जो भी निकलेगा वो एचसीएफ से दोनों संख्या भाग ले दीजिएगा लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी कहता है बड़ा डी छोटा हो और भागफल क्यू तथा शेषफल आर हो। कहते हैं 0 के बराबर आर या बड़ा आर उससे बड़ा डी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है ये भी। फिर सबसे पहले क्या भाई, सी बड़ा है डी छोटा है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब यदि हम बोले डी से भाग देंगे सी में, ठीक है, क्या चीज़ डी से भाग देंगे सी में, तो ये साइड होगा क्यू, ये साइड होगा आर, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, यदि हम लिखना चाहें भाज्य बराबर, भाज आपका बीच में रहता है, भाज्य बराबर, भाज आपका सी है ले लिए, ठीक है, बीच में रहता है, भाज बराबर भाजक, भाजक आपका ये रहता है डी, ठीक है, भाजक गुना भागफल ये डी है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या चीज़ शेषफल, तो शेषफल आपका यहाँ आर है तो आर हो जाएगा। सी बराबर डी क्यू प्लस आर, ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, सी बराबर डी क्यू प्लस आर किस में है,
तो ऑप्शन नंबर बी देखिए सी बराबर डी क्यू प्लस आर, देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है। कहता है धनात्मक पूर्णांक सी भी है और डी भी है, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा अगर क्षेत्रफल शून्य हो। कहता है इसका HCF अब बता दो क्या होगा यदि क्षेत्रफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो जैसे सी बड़ा है तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से, सी बड़ा है तो ये बड़ा बीच में रख देते हैं, तो यहाँ रख देते हैं 6, और डी छोटा है तो डी से भाग देते हैं, तो 2 से भाग दिए, 3 बार में गया 6, तो ये होगा 0। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। शेषफल 0 हो तब कहता है क्या होगा अगर, तब इसका HCF क्या होगा, तो HCF होगा क्या चीज़ मेरे भाई, ये आपका HCF हो जाएगा 2। HCF हो जाएगा 2 यानी कि ये साइड का हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड में यहाँ से डिनोट करें तो सी बड़ा ई साइड रहेगा, डी ई साइड रहेगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 16 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की बात करें तो कहता है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है। कहता है कि सी बड़ा है डी से, है ना। कहता और आर का वैल्यू कभी 0 ना हो तो HCF सी डी कितने के बराबर होगा। प्रकार से सजा है, सी बड़ा है, सी बीच में रहेगा, डी साइड में रहेगा, ठीक है। और बाकी बात ये साइड में आप क्यों बोल सकते हैं, साइड में आप आर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना मेरे भाई, अगर आर का वैल्यू 0 हो, अगर आर का वैल्यू 0 नहीं हो, ठीक है, नो कटो मैंने नहीं हो, तब जब भी हम कम करते हैं स्टेप निकालने के लिए डी और आर का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हैं, डी और आर का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना कि जब आर नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, जब आर नॉट इक्वल टू 0 हो तो बी और आर डी और आर पर क्या करेंगे, कम जारी रहेगा HCF निकालने के लिए, ठीक है। तो आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आज 7, यहाँ पर आज 6 है, तो सपोज डेट तो एक बार में जाएगा 6, तो बचेगा 1 यहाँ, ये आपका डी है इसके अनुसार से, और ये बीच वाला, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इस प्रकार से 6, तो डी और ये जो शेष बचता है इसी पे कम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ध्यान में रखना, तो फिर खा जाएगा ना 6 बार में तो 0, तो इसी दोनों का ना क्रिया हुआ HCF निकालने में, हुआ कि नहीं हुआ। तो सी और डी कितने के बराबर हो गए, तो इसका राइट आंसर बताइए आप करता हो जाए, आप तो फटाक से बताइए, अभी हम तुरंत बताएं, यानी होगा डी और आर, यानी डी और आर पर कम होगा, ठीक है, किस पर, डी और आर, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है रूट अंडर 18 का परिमेयकरण क्या होगा। है मेरे भाई, परिमेयकरण का मतलब हुआ ऐसा संख्या से इसको ऐसा संख्या से मल्टीपल कर दीजिए जो कि रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो वो चीज़ ज्ञात करने के लिए ऑप्शन का, ऐसा प्रश्न में ऑप्शन का जो है कि मदद लेते हैं, ऑप्शन का मदद लेते हैं। किसका लेते हैं मदद, ऑप्शन का। तो देखिए अब मेरे पास प्रश्न दिया रूट 18 यदि हम रूट 3 से गुना कर दे ऑप्शन नंबर 1 को, तो 18 दिया 54, 54 का बाहर कुछ नहीं आता है। ऐसा कीजिए कि परिमेय संख्या बन जाए। खल्लास क्लियर है। हम बोले रूट 18 लेंगे, ऑप्शन नंबर यदि बी को चूज करेंगे रूट 2, तो 18 दूना 36, तो रूट हो जाएगा 36, और 36 का बाहर आ जाता है 6, जो कि यही परिमेय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब भी रूट के अंदर परिमेयकरण करने बोलेगा तो ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन के हिसाब से ऐसा ऑप्शन को चूज करना या टोटल बाय टोटल को चेक कर लेना, ताकि वो परिमेय संख्या हल दे दे। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिए 19 नंबर कहता है 45 और 60 का जो है कि मासा ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बारीकी तरीके से भी ज्ञात करेंगे। इसको मैथ्सअप HCF विधि, यूक्लिड विभाजन विधि भी ज्ञात कर सकते हैं, हालांकि अभी दूसरा विधि बताते हैं। तो 45 को इस प्रकार से करिए, खंडित है भाई, ये क्या हट जा, यानी कि 45 को इस प्रकार से हम खिलाएं, 2 से तो नहीं है जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा 15 बार में, फिर इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा 5 बार में। क्लियर। उसी प्रकार से 60 को करेंगे, 2 से करेंगे तो 30 बार में होगा, 2 से करेंगे तो 15 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 होगा। तो ध्यान से देखना मेरी बात को, हमने क्या बोला यहाँ ध्यान से, ये 3 एक घर में है, इधर भी दूसरे में भी 3 है, तो अच्छा हो गया एक घर 3। अब बाकी बात और देखिए, ये 3 है इस घर में और 3 नहीं है, तो 2 भी इधर नहीं है, 2 भी इधर नहीं, यानी कि अच्छा आपका 3 ही आ गया। यदि और रहता, मान लेते 2 यहाँ है 2 यहाँ है, फिर ये दोनों 2 को घेर लेते, एक 2 को गुना कर देते, जैसे कि 2 या 6 हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल नहीं है तो वैसा तो नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि एक अशून्य का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिमेय, तो परिमेय लेना चाहिए 2 जैसे परिमेय, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल 1 √2 अपरिमेय होगा, तो ये अपरिमेय ये होगा। तो जैसे 2
और √5 लिख लेंगे तो अपरिमेय ये होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमेशा अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जितना भी प्रश्न बताया रियल नंबर क्लास 10 का, उन सभी प्रश्न को अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। यदि लर्न हो गया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दे। नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।